कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? एक खंड काव्य है, मुक्तक काव्य, गीति काव्य या महाकाव्य? तो कालिदास की जो रचना है रघुवंशम ये एक महाकाव्य है। और आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर, व्याख्या थोड़ी सी ज़रूर देखेंगे ताकि आपको एक के साथ में सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम एक महाकाव्य है। कुमार संभवम कालिदास द्वारा विरचित दूसरा महाकाव्य है। ठीक है, कुमार संभवम भी इनका किसमें आता है? महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ, यानी कि तीनों इनके क्या हैं? नाटक हैं, ये याद रखना है। मेघदूतम एवं ऋतु संहार ये कालिदास के गीति काव्य हैं। अब आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा कि इनकी कौन सी रचना किस विधा की है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्याख्या रखी है, कुछ की रखी है क्वेश्चन की, कुछ की नहीं भी रखी है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी क्लास देखनी है, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणा एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो करुण रस के जो कवि हैं वो माने जाते हैं कौन? भवभूति। ठीक है, भवभूति माने जाते हैं। इन्होंने ये परिभाषा भी दी है, एको रसः करुण एव, मतलब केवल एक ही रस है, वो है करुण। ये किसका कहना है? तो ये भवभूति जी का कहना है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृत के महाकवि भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है। ठीक है, इन्होंने केवल अपने जीवन में 3 नाटक लिखे हैं। मालती माधवम, महावीर चरितम, ठीक है ये चरितम है, सॉरी, उत्तर रामचरितम। ठीक है, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। आप माँ को मत याद रखिए, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये महाकवि भवभूति जी की हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। ठीक है, उत्तर रामचरित जो इनकी रचना है ये करुण रस प्रधान है। भवभूति ने करुण को ही एकमात्र रस माना है तथा श्रृंगार रस आदि अन्य रसों को करुण रस का ही विकार माना है। ठीक है, करुण रस को इन्होंने प्रधान रखा है। भवभूति ने ये लिखा भी है, एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद भिन्न पृथक 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 एव श्रूयेते विवर्तान। ठीक है, ये संस्कृत के शब्द हैं तो थोड़ा सा इनको ध्यान रख लेना। ये परिभाषा किसकी है? भवभूति जी की है। आगे चलते हैं। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक कौन है ये बताना है। तो ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा दंडी। आगे इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दंडी के बारे में, इनकी रचना का नाम है कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, कथा, द्विसंधान काव्यम। ठीक है, द्विसंधान काव्यम आदि के लेखक है महाकवि दंडी। तो इनकी काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, लेकिन अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्यम ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो आपको याद रखनी है। आगे का अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम ये सभी कालिदास की रचनाएं, भवभूति की रचनाएं हम देख चुके हैं। आप इनको बार बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपके एक ही क्लास में सारे जो संस्कृत साहित्यकार है वो आपके याद हो जाएंगे। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो ये है, सॉरी, करुण रस है। ठीक है, वो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वही व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? भारवी द्वारा रचित, भारवी की रचना है किराता अर्जुनियम। ठीक है, इसका प्रधान रस क्या है ये बताना है। तो एक रस यहाँ पर छुपा हुआ है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो भारवी द्वारा रचित जो किराता अर्जुनियम है इसका क्या है? वीर रस इसका प्रधान रस है। ठीक है, वीर रस क्या है? इसका प्रधान रस है, ये ध्यान रखना है। और कुछ अन्य जो रस हैं वो गौण रूप में भी इसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। भारवी के द्वारा रचित है महाकाव्य किरातन अर्जुनियम। इसके कुल 18 सर्गों में, इसमें कुल 18 सर्ग हैं, ये याद रख लेना है। और इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करना आदि अनेक बातों या तथ्यों का इसमें वर्णन है। ठीक है, अर्जुन हिमालय पर क्या गए थे? तपस्या करने के लिए गए थे, ऐसा इसमें वर्णित है। किराता अर्जुनियम में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक है जो दिखाई देता है।
इसके अलावा जो रस है वो गौण रूप में वर्णित है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? श्री हर्ष के द्वारा रचित है नैषधीय चरितम, तो इसमें किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति? तो रीति तो देखो तीन ही होती हैं, गौड़ीय, वैदर्भी और पांचाली। ठीक है, तो श्री हर्ष के द्वारा जो ये रचना है इसमें बताना है किस रीति की प्रधानता है, तो ये है वैदर्भी रीति। ठीक है, थोड़ा सा रीतियों के बारे में देख लेते हैं। श्री हर्ष के द्वारा जो ये रचित है ये महाकाव्य है नैषधीय चरितम। इसमें कुल 22 सर्ग हैं, इंपॉर्टेंट है, 22 सर्ग हैं। नल दमयंती के परिणय से लेकर परिणय यानी कि विवाह तक का सांगोपांग वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं और इसमें नल दमयंती के परिणय से लेकर के परिणय तक का वर्णन है। नैषधीय चरितम महाकाव्य में वैदर्भी रीति के प्रधानता के साथ साथ ही कहीं कहीं पर गौड़ीय रीति का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई है? तो करुण रस आप जानते हैं ये उत्तर रामचरितम जो कि भवभूति की रचना है। ठीक है, भवभूति की रचना है, इसमें हमें करुण रस की स्थापना दिखाई देती है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है, महावीर चरितम में वीर रस की प्रधानता है और मालती माधवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये तीनों के तीनों ग्रंथ भवभूति जी के हैं। 7 अंकों में निबद्ध भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान नाटक है। ठीक है, जो वाल्मीकि का उत्तरकांड है उसमें भी करुण रस की प्रधानता है। विरहत्रयी में कौन सा महाकाव्य है जो नहीं आता है? तो जो कालिदास हैं उनके कुछ रचनाएं विरहत्रयी और लघुत्रयी में बांटा गया है। तो विरहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किराता अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये अलग अलग के हैं। ठीक है, रघुवंशम, तो इनमें से किसका कौन सा ग्रंथ है जो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रघुवंशम। ठीक है, जो रघुवंशम है ये महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे जो रघुवंशम है ये महाकाव्य है लेकिन वृत्रयी में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में शामिल नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में भारवी के द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम को रखा गया है, श्री हर्ष का नैषधीय चरितम रखा गया है और महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य शामिल है। ठीक है, तो इसमें वृत्रयी में 3 संस्कृत के महाकाव्य आते हैं। किराता अर्जुनीयम जो कि भारवी का है, नैषधीय चरितम जो है श्री हर्ष का है और शिशुपाल वधम जो कि माघ कवि का है। आगे चलते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? कालिदास की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है। संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार की बेजोड़ प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य, ठीक है, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार है। कालिदास द्वारा दी गई उपमाएं असाधारण, मनोरम, सर्वांगीण, व्यापक तथा कल्पना की पराकाष्ठा हैं। ठीक है, तो उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं? कालिदास जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ये है कालिदास की। आज के जो हमारा सेशन है इसमें 50 क्वेश्चन है डेली और इसके अलावा मैं 50-100 क्वेश्चन आपको और करा दूंगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपका जो टीजीटी पीजीटी है उसका काम हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचनाकार का क्या नाम है? भामा, भारवी, कुंतक या माघ? तो शिशुपाल वध के रचनाकार का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो ये है माघ कवि। ठीक है, माघ कवि और ये वृत्रयी में शामिल है, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ के द्वारा रचित वृत्रयी का ग्रंथ है, जबकि भामा ने काव्य अलंकार लिखा है। भामा को अलंकार प्रवर्तक माना जाता है। हम काव्य शास्त्र को पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, थ्योरी भी और
MCQ क्लास भी ले चुकी हूँ, वन लाइनर भी करवा चुकी हूँ मैं काव्य शास्त्र के। अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देख लेना। काव्य शास्त्र की थ्योरी की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी, और जो गद्य विधाओं का रिवीजन है उसमें साथ में हम ये भी करते जा रहे हैं। और महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है, जबकि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये लिख करके साहित्य में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये रचना किसकी है? तो आचार्य कुंतक जी की है। ठीक है, ये भी याद रखना है। श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। तो नैषध काव्य इनका ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री हर्ष गैड़वाल, ठीक है, कूड़ी ले श्री हर्ष गैड़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। ठीक है, श्री हर्ष जो थे वो गैड़वाल वंश के दरबार में, मतलब किसी शासकों के दरबारी कवि थे। इनकी निम्नलिखित रचनाएं नैषधीय चरितम, स्थरीय विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, एक मिनट, खंडन खंड यही नाम है इसका, खंडन खंड खाद्य, और गौड़वसी कुल प्रशस्ति, गौड़वसी कुल प्रशस्ति, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है, केवल आप उसी को याद करें, है ना। ये मेरी आपसे सलाह है कि जो पेपर है अब वो थोड़े डीप पूछे जाने लगे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है। आप 2021 का TGT का पेपर उठा के देखना, उसको भी मैं करवा दूंगी किसी दिन। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े, जिनको हम ये सोचते हैं ना कि ये नहीं आएंगे पेपर में, वही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, जिनको बच्चे छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप उनको ज़रूर अच्छे से कर लेना। तो इनके सारे ही ग्रंथ इसलिए मैंने व्याख्या रखी है यहाँ पर। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, ये उपमा के लिए प्रसिद्ध है। ये बार बार जो क्वेश्चन आए हैं ना, तो बार बार उनको इसलिए रख दिया गया है। इनके विषय में निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय, श्लोक को जरूर देख लेना। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्य मागे संति त्रिय गुणों। ठीक है, उपमा कालिदास के लिए जाने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, दंडी पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, और माघ में ये तीनों के तीनों गुण हैं। ठीक है, माघ में क्या है? ये तीनों के तीनों गुण विराजमान है। ये जो श्लोक है वो आप याद रखिएगा। मालती माधव के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो ये भवभूति हैं। ये हैं कौन? भवभूति। ठीक है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो अभी हमने ये ऊपर देखा है, ये दंडी पद लालित्य। इसी श्लोक में हमें ये 3-4 क्वेश्चन है जो कंप्लीट मिल जाते हैं। ठीक है, पद लालित्य के लिए दंडी को जाना जाता है, जिनकी रचनाएं हम ऊपर देख करके आए हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था ये बताना है। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो इनका नाम था श्रीकंठ। ठीक है, श्रीकंठ इनका नाम था। इनके 3 नाटक हमने ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं इनको। भवभूति की रचना का क्या नाम है? तो उत्तर रामचरितम इनकी रचना का नाम है। ठीक है, उत्तर रामायण नहीं है, रामचरित नहीं है, हर्षचरित दर्शन नहीं है। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविका अग्निमित्रम ये किसका ग्रंथ है? तो अभी आप देखा है हमने, कालिदास। ऐसे ही क्वेश्चनों को करने में जब अच्छा लगता है जब लाइव क्लास चल रही हो। क्यों? ताकि आपको बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनका आंसर दे पाओ। मैं जल्दी ही लाइव भी कर दूंगी। इनमें से कौन सी रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं की रचना है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, लेकिन प्रतिभा नाटकम इनकी रचना नहीं है। ठीक है, प्रतिभा नाटकम इनकी रचना नहीं है। तो फिर ये किसकी है? तो ये है भास कवि की। ठीक है, भास कवि की रचना है। मालती माधवम रचना के लेखक का क्या नाम है? मालती माधवम, तो ये भवभूति है। मालती माधव किसके हैं? भवभूति का है। इनमें से कौन सी रचना है जो भारवी की है? भारवी की रचना कौन सी है? तो ये है किराता अर्जुनियम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश ये दोनों कालिदास की हैं, और ये किसकी है? दंडी की है। किराता अर्जुनियम भारवी द्वारा रचित महाकाव्य है। और देखो 10 कुमार चरितम में ये दंडी की रचना है, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, 10 कुमार। शिशुपाल वधम के लेखक का क्या नाम है? माघ, कालिदास, हर्ष या भास। शिशुपाल वधम ये किसकी रचना है ये बताना है।
अभी हमने ये देखा है किसका है, तो माघ कवि का है। ठीक है, और ये वृत्रयी में भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। शिशुपाल वधम के लेखक माघ हैं, ये महाकाव्य है, इसकी गणना वृत्रयी में होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे इम्पोर्टेंट है। इसमें हर्ष या हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रचलित हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, हर्ष या हर्षवर्धन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये इनके 3 नाटक आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सी रचना है जो दंडी की है, तो यह 10 कुमार चरितम। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। ठीक है, हर्ष चरितम, थोड़ा ये जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देती हूँ। हर्ष चरितम प्रशस्ति काव्य है जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, हर्ष चरितम किसका है, ये प्रशस्ति काव्य है, प्रशंसा इसमें लिखी गई है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का क्या नाम है, नैषधीय चरितम, तो ये श्री हर्ष है। क्या है, श्री हर्ष। वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, वेनी संग देखो, एक दिन एक यशपाल जी की आत्मकथा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक टॉपिक चेंज करती हूँ। यशपाल जी की आत्मकथा का नाम है ये वाला। क्या है, ये वाला। अब मैंने इसको पढ़ा था सिंहा अवलोकन, लिखा तो सही था सिंहा अवलोकन। तो देखो, हो सकता है भाषाओं में अंतर हो, बहुत से बच्चे इसको सिंहा अवलोकन पढ़ते हो सकता है यही है, लेकिन हम इसे सिंहा अवलोकन ही पढ़ते हैं। इसलिए एक बच्चे का कमेंट भी इस पर आया था कि मैम ये सिंहा अवलोकन है, ये सिंहा अवलोकन आप पढ़ रहे हो, है ना। तो सिंहा अवलोकन, ये मैं, आप कितनी भी बार आप कह लो, मैं इसको यही बोलूँगी। जब हम ये पीछे किसी के नाम के पीछे ये लगा रहता है ना, तो हम इसको सिंह नहीं बोलते, सिंह बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ जाता है, तो इस पर आप मत जाइए। यहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा, ताकि आप बाद में कमेंट नहीं करो, इसलिए बता रही हूँ। वेनी संहार, ठीक है, आप इसे वेनी संहार बोलते हो शायद, पता नहीं मुझे क्या बोलते होंगे। वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, ये हमें बताना है। तो ये है वीर रस। ठीक है, वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, तो ये वीर रस है। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ जाता है, तो हमारे यहाँ पे पता नहीं यही बोलते हैं। लिखा सही है, आप उस पर ध्यान दे लीजिए। वेनी संहार नाटक का अंगिरस वीर रस है, इसकी रचना भट्ट नारायण ने की है। ठीक है, वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, वीर रस है, और इसकी नारायण की है, सॉरी रचना की है भट्ट नारायण ने। 6 अंक है इस नाटक में। ठीक है, वेनी संहार जो नाटक है उसमें 6 अंक हैं। इस नाटक में भीम द्वारा द्रौपदी के वेनी को बांधने या संवारने का वर्णन है। वेनी तो आप जानते ही होंगे, वेनी बोलते हैं चोटी को। वेनी किसको बोलते हैं, चोटी को बोलते हैं, और भीम के द्वारा द्रौपदी की चोटी बांधने या संवारने का वर्णन है। वेनी संहार का नायक भीम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप कितना भी बोल ले, वो जो भाषा है ना वो चेंज नहीं होती है। वीथी क्या है, वीथी क्या है ये बताना है। वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक, तो ये रूपक है। वीथी क्या है, रूपक है। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिनमें एक नाटक भी होता है। आगे चलते हैं। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद बताना है। तो ये है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी, विभू, शिव, श्री। ये किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, लास्ट वाला जो अक्षर या शब्द लिखा हुआ है, वो क्या है, लक्ष्मी लिखा हुआ है। ठीक है, किराता अर्जुनियम नामक जो महाकाव्य है, इसकी रचना की है भारवी ने। ये अनमोल रत्न है वृत्रयी का प्रथम, और ये भी ध्यान रखना है, वृत्रयी में प्रथम जो ग्रंथ है वो किराता अर्जुनियम है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसके प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। वस्तुतः जो भारवी हैं वो रीति शैली के जन्मदाता हैं। ठीक है, रीति शैली के जन्मदाता हैं। वैसे रीति संप्रदाय अगर हम काव्य शास्त्र में देखें तो वो वामन का है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है, तो ये किस उपनिषद का मंत्र है ये बताना है। उत्तिष्ठ जागृत कठोपनिषद, कठोपनिषद बोलते हैं इसको, है ना। ये पूरा ऐसे लिखा जाता है, जब हम उपनिषद जोड़ देंगे तो कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद, छांदोग्य, प्रश्न या फिर मुंडक, तो ये कठोपनिषद का ही क्या है, ये ही सही है इसका आंसर।
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। ये उपनिषद का मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। सहसा विद्धित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? सहसा विद्धित न क्रियाम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या फिर कुमार संभवम। तो ये किसका है? किराता अर्जुनियम से लिया गया है ना। किराता अर्जुनियम भारवी की रचना है और भारवी ने इस प्रिय सूक्ति वाक्य को शयन कक्ष में लगा रखा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारवी ने इस प्रिय सूक्ति वाक्य को कहाँ पर लगा रखा था? शयन कक्ष में लगा रखा था। भारवी के किराता अर्जुनियम की गणना संस्कृत के 3 बृहत ग्रंथों में की गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हमारी पंक्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा अवश्चेतन चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है ये बताना है। तो ये है मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम जो ग्रंथ है और कालिदास का ये ग्रंथ, इससे ये पंक्तियाँ हैं जो ली गई हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, कामार्ता ही याद रख लेना, इसी से याद हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो ये हम जानते हैं, भवभूति हैं। ठीक है, इसको बार बार नहीं देखेंगे, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। उत्तर राम, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिली है इसमें। उत्तर रामचरितम भी जो 7 अंकों में है, जो रामचरितमानस है उसमें भी कितने हैं? 7 कांड हैं और इसमें ये 7 अंकों में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये उत्तर कांड के ऊपर ही आधारित है पूरी की पूरी। उसमें 7 कांड पूरे रामायण में मतलब जो 7 कांड है वो शुरू से लेकर लास्ट तक है, लेकिन इसमें केवल उत्तर रामचरितम में केवल और केवल उत्तर कांड की कथा को वर्णित किया गया है। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कुट्टनियों से याद आया, आप हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही हैं। कुट्टी चाटन की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, टॉपिक अलग है लेकिन आपके काम का ही है। कुट्टी चाटन की संज्ञा किसको दी जाती है? ये हिंदी साहित्य का कौन सा कवि है? या अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किस रचना में कुट्टनियों का प्रयोग किया गया है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, 10 कुमार चरितम या रत्नावली? तो ये रत्नावली है। ठीक है, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? तो ये रत्नावली में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, मैं इसको बता देती हूँ कहीं ऐसा ना हो आप इसी को खोजते रह जाओ। तो ये अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली नाटक में कुट्टनियों का वर्णन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, का उल्लेख किया गया है। उज्जैनी की वेश्या वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, उज्जैनी की जो कुट्टनी है वसंत सेना और उसकी गृहदासी मदनिका, ये इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का ये नाटक, इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, रत्नावली में श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें 10 अंकों में ये नाटक लिखा गया है। इसका उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने, 10 कुमार चरितम की रचना दंडी और रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने की थी। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो ये माना गया है श्री हर्ष का नैषधीय चरितम। ठीक है, ये किसका है? श्री हर्ष का है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये श्री हर्ष अलग है और वो हर्षवर्धन अलग है ना। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग, इसमें कितने हैं? 22 सर्ग हैं टोटल। 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव्य महाभारत का नलोपाख्यान है, जिसमें नल दमयंती की परिणय वर्णन की क्या है? विशेषता इसमें दिखाई गई है। आगे चलते हैं, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? हालांकि हम इसको देख चुके हैं, फिर भी बता देती हूँ, ये है कौन? दंडी। ठीक है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? दंडी हैं। इनके थोड़े से दोबारा देख लेते हैं। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य, ये सभी दंडी की रचनाएं हैं। नैषधीय चरितम, खंडन खंड काव्य, श्री विजय प्रशस्ति नव सहसा अंग चरित चंपू। ठीक है, ये श्री हर्ष की रचना है, ये थोड़ा सा नया है, इसको देख लेना। कादम्बरी तथा हर्ष चरितम ये बाणभट्ट की हैं और बाकी की तीनों भवभूति की हैं। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है? तो ये उत्तर रामचरितम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
है ना। और ये 7 अंकों में नाटक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो कालिदास की नहीं है? तो 10 कुमार चरितम नहीं है। ये सी और भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन कोई नहीं। वृत्रयी में कौन सा महाकाव्य है जो नहीं आता है? तो इसमें कौन सा नहीं आता? कुमार संभव नहीं आता है। ठीक है, कुमार संभव नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, जो कि किसका है? कालिदास का है। आगे चलते ही हमने पढ़ ली है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? हमने अभी एक श्लोक देखा था ऊपर, है ना, आपने देखा होगा। अच्छा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है ना, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ करने आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। जिन्होंने कर लिया है उनको तो दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब और डेली आते हैं और देख करके चले जाते हैं, है ना, तो अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें, थोड़ा बहुत दूसरे के भला भी कर लिया करो, अच्छी बात है, भगवान आपका भला करेंगे। तो माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, ये बताना है। सत्व, रज, तप, ओज, प्रसाद, माधुर्य। जबकि इसका आंसर है सी, क्योंकि हमने वो जो देखा था ऊपर, जो हमने श्लोक देखा था उसमें बताया गया था उपमा कालिदास के लिए, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। और अर्थ गौरव के लिए कौन जाने जाते हैं? अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं भारवी, और पद लालित्य के लिए दंडी। ठीक है, और ये तीनों गुण विराजमान किस में हैं? तो ये माघ कवि में है। ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो लघु त्रयी में नहीं आती? इतनी देर से हम वृत्रयी पढ़ रहे थे, आई होप आपको अच्छे से तीनों उसके वृत्रयी के ग्रंथ याद हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे लघु त्रयी। तो यहाँ पर रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संगार। तो इनमें से कौन सा है जो लघु त्रयी में नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है ऋतु संगार। ठीक है, कौन सा नहीं आता है? ऋतु संगार नहीं आता है। जबकि रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत, ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ हैं वो हैं कालिदास के ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे। और ये किस में आते हैं? इन तीनों रचनाओं को लघु त्रयी में रख दिया। इनका एक भी ग्रंथ वृत्रयी में नहीं रखा ना, इसलिए सारे के सारे तीनों ग्रही की लघु त्रयी अलग बना दी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो कालिदास से पूर्ववर्ती है? कालिदास से पूर्ववर्ती, कालिदास से पहले के भी समय का है, तो ये है भास कवि। कौन है? भास कवि हैं, बाकी इनके परवर्ती हैं। इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भास महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। भास 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। ये ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, मैं भी एकदम से चौंक गई, ये क्या हुआ। ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, और ये प्रथम शताब्दी के हैं। ठीक है, ईस्वी पूर्व में अंतर होता है, जब हम ईस्वी पूर्व के आगे जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, और इंटीजर्स तो आपने पढ़े ही होंगे मैथ में, है ना, तो माइनस में जा रहा है और ये प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रथम शताब्दी के हैं। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। यानी कि कालिदास ने अपने इस नाटक की मालविका अग्निमित्र में, इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उनको सम्मान के साथ रखा है। अन्य विकल्पों में जहाँ तक भवभूति का प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, जो अन्य विकल्प आपको दे रखे हैं उनका समय भी देख लीजिए। भवभूति 7वीं शताब्दी के हैं। दंडी की कालावधि 600 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है। ठीक है, जिनमें जिनमें स्वप्ना वास वदतम। ठीक है, स्वप्न वास वदतम, ये वैसे सही इसका नाम है। ठीक है, ये इसके मुख्य नाटक में आता है। निम्नलिखित में से कौन कवि है जो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं? तो ये कौन से कवि हैं? भारवी हैं। ठीक है, वो श्लोक से आपको पता चल जाएगा, उसको याद कर लेना। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। भारवी का वैदुष्य व्यापक है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए सर्व प्रसिद्ध हैं। संप्रति संदर्भ में एक सूक्ति सर्वविदित है, भारवे अर्थ गौरवम। यही पांडित्य उनके पदों को अर्थ गौरव से परिपूर्ण करता है। किराता अर्जुनियम भारवी का महाकाव्य है। अपने काव्य अलंकारों में आधिक्य के परिणाम स्वरूप भी अर्थ गौरव में कोई कमी नहीं आई है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है? अब तक आपको कालिदास की सारी रचनाएं याद हो गई होंगी, है ना, तो उत्तर रामचरितम नहीं है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। उज्ज्वल नीलमणि की किसकी रचना है? तो ये रूप गोस्वामी की है। रूप कैसा होता है? हमारा रूप कैसा होना चाहिए? तो उज्ज्वल होना चाहिए, है ना, उज्ज्वल होता है। अगर हमारे अंदर सारे गुणों की कमी होती है, गुण होते हैं, तो ये क्या होता है? रूप हमारा उज्ज्वल होता है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित कृति है? भारवी की रचना कौन सी है इसमें से?
है ना, इसको आप छांट के बताइए। शिशुपाल वधम, किराता अर्जुनियम, कुमार संभवम या नेस्दिय चरितम। कौन सी रचना है जो भारवी की है? तो यह है किराता अर्जुनियम। ठीक है, किराता अर्जुनियम है जो किस में आती है? वृत्रयी में आती है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस किसका है ये बताना है। तो ये है विशाख दत्त का। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीति परक नाटक है। इसमें मुद्रा मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। इस कृति में स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंदवंश का नाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक हैं, नाट्य कृति हैं। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मिर्च कटिकम है। कुमार दास की कृति जानकी हरण है। और अमर सिंह की रचना है अमर कोश। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ये लिख लेना आप जहाँ पे भी नोट्स वगैरह बना रहे हो। ठीक है, आप नोट्स भी नहीं चाहते तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो उसमें डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप पढ़ तो लेते हैं, है ना, यूट्यूब से भी और टेलीग्राम से भी, लेकिन ज्वाइन नहीं करते हो, है ना। वहाँ पे ज्वाइन का जो बटन दिया होता है उसको क्लिक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता इसमें आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरितम। कालिदास का बताना है तो हम सीधा सीधा बता देते हैं, मालविका अग्निमित्रम। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की कृति है। इसमें मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की कथा का वर्णन है। भवभूति की अंतिम कृति है उत्तर रामचरितम है, जो सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। ठीक है, और मिर्च कटिकम अभी हम देखें, ये शूद्रक का है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। आगे देखते हैं। वामा कुलस्या धाम में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को क्या कहते हैं? वामा बोलते हैं। ठीक है, वामा का अर्थ यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सूक्ति महाकवि कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। ये भी इसमें पूरा बताया गया है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो तृतीय अंक का संबंध बताना है वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से, या फिर पंचवटी से। तो ये पंचवटी से इसका संबंध है। ठीक है, उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक है इसमें 7 अंक हैं, हमने अभी पीछे पढ़े थे। ठीक है, 7 अंक है इसमें टोटल, और ये तृतीय अंक का संबंध है पंचवटी से। और उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है वो छाया अंक कहलाता है, ये भी आप इसमें पढ़ सकते हो। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा के नाम से घंटा विशेषण किसको दिया गया है ये उपाधि? बाणभट्ट, माघ, भारवी या श्रीहर्ष। तो ये दिया गया है माघ को। ठीक है, ये घंटा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो माघ के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसको जरूर देखेंगे। महाकवि माघ द्वारा रेवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि रेवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा गया है। संस्कृत में इन्हें घंटा पथ की उपाधि से अभिहित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? अगर आपको भास के सारे नाटक पता होंगे तभी आप इसको अलग कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें बताना है मिर्च कटिकम हम पढ़ चुके हैं, ये किसका है? मिर्च कटिकम। तो ये शूद्रक की रचना है। किसकी है? शूद्रक की रचना है। उरुभंगम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग। ठीक है, ये जो रचना है वो किसकी है? भास की है। अच्छा, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बीच में देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ऐप है शिक्षा कंपटीशन के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी के लिए मैं जल्दी से ही कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर दूँगी। ठीक है, यूपीएससी के लिए भी कुछ मैं सोच रही हूँ, उसको कुछ मैराथन क्लासेस करा दूँगी, है ना। कुछ 1500-2000 क्वेश्चंस की वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करा करो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, लगे कि हाँ आपको पसंद आ रहा है, उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर वो जुनून आएगा आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट वगैरह करने के, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने का। तो आप चैनल को, ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। वहाँ पर मैं जैसा भी फ्री रिकॉर्डेड लाइव जैसा भी कर पाऊँगी जल्दी से जल्दी आपके लिए
सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि अब अप्रैल मई आप समझ लीजिए 2 महीने, और 2 महीने में आपकी कंप्लीट अगर आपको तैयारी करनी है हिंदी विषय से, और दूसरा आपको पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्लासेस चाहिए, तो आप आज ही ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर कुछ क्लासेस हैं वो मैं डाल दूँगी, और नोट्स मैंने बहुत अच्छे तैयार किए हैं। यूनिट 6 से 10 तक के अभी तैयार हो पाए हैं। जल्दी ही मैं फर्स्ट से फिफ्थ भी कर दूँगी, नहीं भी करूँगी तो मैं उनकी क्लास प्रोवाइड कराऊँगी फिर आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है मुझे भी, और क्लासेस प्रोवाइड करा दूँगी मैं आपको। नोट्स उनको आप ले लेना और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा उनको लेकर के, ठीक है। और उनके जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 179 है ओनली। इससे कम में मैं नहीं रख सकती थी, मजबूरी थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपको फ्री दे दूँ, मेरा तो मन ये करता है, लेकिन थोड़ी सी आप समझ सकते हो, है ना, नहीं दे सकते सब कुछ फ्री। तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, यदि इनके बीच बाद में कोई य व और र, और यह भी कैसा, आधा य आधा व और आधा र, ठीक है, आधा र, इस तरह की जो सब संधियाँ होती हैं, जैसे कि अनु प्लस में अन्वय, अगर आप अन्वय लिखें यहाँ पर अन्वय, तो अनु प्लस में अय, ठीक है, अनु प्लस में अय, यहाँ पर कौन सा है, उ, और यहाँ पर कौन सा है, अ, ठीक है। दोनों क्या हैं, भिन्न स्वर हैं, स्वर हैं लेकिन दोनों भिन्न स्वर हैं। तो यहाँ पर जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें विकार परिवर्तन होकर ये हो जाएगा आधा न, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये बदलाव हो जाएगा और आधा न बन जाएगा। तो इसे कौन सी संधि कहती है, जिसमें अगर आपको आपके पास सीधा इस तरह से लिखे आते हैं प्रत्येक, ठीक है, और इस तरह के जो शब्द आते हैं पित्रादेश प्रत्येक, उनको आप देख के तुरंत पहचान सकते हो। जब यहाँ पर आपके पास शब्द आते हैं, इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। यन संधि में अगर आपके पास ये वाले इस तरीके से शब्द दे रखे हैं और उनमें आधा दे रखा है कुछ भी, ठीक है, ता या न, ठीक है, अगर आधा दे रखा है वह, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो, वहाँ पर यन संधि होती है, यन संधि की पहचान होती है, ठीक है। बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मनोविज्ञान में ये सारी संधियाँ तो आपको देखो एक वीडियो में समझ में आ जाए, इनकी बहुत अच्छी मतलब ट्रिक भी है, समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं। लेकिन क्या है कि एक वीडियो अलग से सबकी आपको थोड़ी मतलब पढ़नी पड़ेगी, अलग से संधि आपको पढ़नी पड़ेंगी, अलग से समास, तभी संस्कृत व्याकरण जो समझ में आ पाएगी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनः प्लस में विज्ञान, इसका हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये हो जाएगा मनः प्लस में विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, मने प्लस में विज्ञान, मनोविज्ञान। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये विसर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि है, और जो विसर्ग है ये ओ में चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने व्याख्या साथ में दे रखी है तो थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ जाए, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ जाए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या य र ल व ह ये चीज रही, ये वर्ण रहे, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ कब हो जाता है ये आपको देख लेना है। जैसे मनः प्लस में विज्ञान मनोविज्ञान, ठीक है, मनः प्लस में रथ मनोरथ, मनः प्लस में विकार मनोविकार, ठीक है। इनको आप देख सकते हो यहाँ पर जो संधि है विसर्ग संधि, उसकी ये पहचान होती है। सबसे अगर आप मेरी सलाह मानो तो एक बार थोड़ा सा इनका कोई भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। जो संस्कृत के टीचर है वो शायद और अच्छे से बता पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर अगर आप संधि की और उनकी ना थोड़ी वीडियो एक बार देख लेना, और इनका जितना हो सके शब्दों का रिवीजन करना वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। शब्दों का रिवीजन तो मैं करवा दूंगी, अलग से व्याकरण की एक क्लास लेके आएंगे और उसमें हम बहुत सारे पर्यायवाची विलोम शब्द और इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। और रात को मैंने कल 9 बजे क्लास ली थी, लाइव ली थी, एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया जो मतलब मुझे लगे कि हाँ मैं इनको जानती हूँ पहले से, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। कोशिश करूँगी अगर मैं रात को 9 बजे डेली लाइव ये क्लास लूँ, प्रैक्टिस सेट करवा दूँ आपको, ठीक है। तो आप उससे क्लास से ज़रूर जुड़ें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ठीक है।
अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस में न, अभित प्लस में न, अ प्लस में भिन्न या अभिन्न प्लस में न। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अभित प्लस में न। क्या हो जाएगा? अभित प्लस में न, ये अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अभित प्लस में न। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार व्यंजन संधि का नियम क्या होता है? यदि क च ट त प यानी कि वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर दे रखा है और वो भी आधा, इसके बाद में अगर न आ जाए, म आ जाए, ठीक है, ये वर्ण आ जाते हैं, तो जो क च ट त प होते हैं अपने वर्ग के पांचवें या अंतिम वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, अंतिम या पांच ही, एक वर्ग में पांच ही वर्ण होते हैं। इसी नियम के अनुसार अभित प्लस में ना में त के स्थान पर, ठीक है, ता के स्थान पर तवर्ग का अंतिम वर्ण न हो जाने पर अभिन्न बन जाएगा। ठीक है, इसी नियम के अनुसार उत प्लस में नति यानी कि उन्नति शब्द बनता है। तो ये नियम थोड़े थोड़े ही मैं बता पाऊंगी, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। वैष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? वैष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु प्लस में ए, विष्णु प्लस में ए, विष्णु प्लस में ए, विष्णु प्लस में अय या विष्णु प्लस में अवे। ठीक है, तो क्या लिख रहा है यहाँ पर? विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन तो हो जाएगा इसका विष्णु प्लस में ए। ठीक है, लेकिन इसका नियम देखते हैं क्यों होगा ये। विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद विष्णु प्लस में ए हो जाएगा, यहाँ पर अयादि संधि होगी। ठीक है, जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं, इनको आप याद रख लेना अच्छे से। विष्णु प्लस में ए, यहाँ पर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, इसका सूत्र होता है एचो अय वायव्य। ठीक है, एचो अय वायव्य, ये याद रखना है। और ए आई ओ औ, ये वाले जो वर्ण होते हैं पहले वाले अक्षर में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब पता चलता है। पहले वाले अक्षर में या पद में अगर ये वाले कोई से भी वर्ण हो, इनको एच बोलते हैं, इसके पश्चात किसी स्वर के आने पर ए को अय हो जाता है, बड़ी ए का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ए आई ओ औ, छोटी ए आ गया तो छोटा आ आय बन गया, बड़ी ए आता है तो आय बनता है, छोटा ओ आता है तो अब बनता है। ठीक है, और बड़ा ओ आ जाता है तो आप बन जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है अयादि संधि। उड्डयनम, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयनम का संधि विच्छेद बताना है। उत प्लस में डयनम, उद प्लस में डयनम, उड उड़। ठीक है, ये पहले ही आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किस में होती है ये भी आप देख सकते हो। जो पहला यहाँ पर जो वर्ण दिए होते हैं, अगर वो आधा दे रखा है, ठीक है, आधा दे रखा है, तो हमें क्या, और बाद में भी क्या है? व्यंजन है, तो क्या आता है? व्यंजन संधि होती है। ठीक है, व्यंजन संधि होती है अगर यहाँ पे हाफ आधा दे रखा है व्यंजन। ठीक है, उड्डयनम का संधि विच्छेद ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत प्लस में डयनम, अभी हमने व्यंजन संधि का एक नियम देखा था, है ना, उससे आप पता लगा सकते हो। त किस में बदल गया है? अपने यानी कि डयनम, उत प्लस में डयनम, उड्डयनम। ठीक है, उड्डयनम बन गया है। अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास? अनुदिनम, यहाँ पर आपका समास है, समास पूछा गया है तो आपको बताना है समास कौन सा आएगा यहाँ पर। तो देखिए, जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ये इसका मेन है कि पहला पद इसका प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय यानी कि अविकारी, और दूसरा पद जो होता है वो होता है संज्ञा। ठीक है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनुदिनम, अनु क्या है? अव्यय है ना। अनु क्या है?
अव्यय है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुदिनम में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। और इसको अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो दिनम दिनम, ठीक है, दिनम दिनम। जो अगर आपने ये सब चीज़ें हिंदी में पढ़ी है ना, तो इनको भी आप आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि हिंदी वाले ही जो रूल है, जो नियम है, वो यहाँ पर लागू होते हैं, ठीक है। अगर आपने हिंदी में, आपको ये समास वगैरह संधि आते हैं अच्छे से, तो आप इनको भी आसानी से कर ले जाओगे। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ यानी कि अव्यय की तरह ही व्यवहृत होता है। आगे देखते हैं, चक्र पानी में कौन सा समास है? चक्र पानी, चक्र पानी में समास बताना है। चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, पानी बोलते हैं हाथ को, ठीक है। पानी ग्रहण संस्कार आपने जरूर पढ़ा होगा, कार्डों में लिखा रहता है, शादी वाले कार्डों में, ठीक है। तो चक्र है पानी में जिसके, यानी कि जिसके हाथ में चक्र विराजमान है, ये चक्र जिन्होंने लिया हुआ है, अर्थात विष्णु। इसका अर्थ क्या हो गया? विष्णु। और जिसमें शब्द में कोई भी पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी बोलते हैं किसको? विष्णु जी को। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है। यहाँ पर आपके शब्द रूप और धातु रूप हम थोड़े से देखेंगे। शब्द रूप में और धातु रूप में अगर आपको देखो कई चीज़ें इनसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको अनुवाद करना है, एक बच्चा, मतलब बच्चा क्या कहूँ, एक टीचर या फिर होने वाली टीचर उस दिन पूछ भी रही थी कि मैम अनुवाद कैसे करना है। देखो, अनुवाद के लिए सबसे पहले आप मेरी मानिए, आप शब्द रूप और धातु रूप को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको शब्द रूप समझ में आ गए ना, है ना, तो आप आसानी से शब्द रूप वाला क्वेश्चन भी कर लोगे और जो अनुवाद करने वाला क्वेश्चन होता है उसको भी कर लोगे, या शुद्ध अशुद्ध में आ जाते हैं कई बार संस्कृत के वाक्य, उनको भी कर लोगे, ठीक है। तो इनको जरूर आप कर लेना। कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं कराने की कोशिश करूँगी, आप मुझे याद जरूर दिला देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? तो पितृ, पितरा, पितृ, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का पूछ रहा है, ठीक है। प्रथमा का बहुवचन रूप पूछ रहा है प्रथमा विभक्ति में, तो इसमें ये होगा पितरः, ठीक है। प्रथमा जो पितृ है उसका कौन सा होगा? पितृ पहला होगा। और पितरऊ, पितरऊ का मतलब होता है दो पितृ, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और जो पितरः होता है ये कौन सा वचन होता है? 3 वचन, मतलब बहुवचन होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। इकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन में पितृ रूप बनता है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, चतुर्थी एक वचन। तो आपको इसके लिए ना कारक भी याद होने चाहिए, क्योंकि कारक में भी विभक्ति होती है और उनका और इनका भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। कारक में ये पता होना चाहिए कि चतुर्थी में कौन सा कारक लगता है, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो संप्रदान कारक लगता है। संप्रदान का मतलब क्या होता है? के लिए। संप्रदाय की विभक्ति क्या होती है? तो के लिए होती है। अब जगते, जगता, जगतो, जगदव्य, तो ये हो जाएगा जगते। क्या हो जाएगा? उसमें एक ही मात्रा आती है, ठीक है। चतुर्थी एक वचन में क्या आता है? एक ही मात्रा आती है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका नियम क्या है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में जगते रूप बनता है। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन में जगदभ्याम, जगदभ्य, ठीक है, ये रूप बनते हैं। जगतः रूप पंचमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्तियों दोनों के एक वचन में बनता है, जगतः। जगतो जो रूप है ये षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में बनता है। जगदभ्य रूप चतुर्थी एवं पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में बनता है। तो ये एक बार शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सही करके आने अपने पेपर में। तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? मति शब्द के षष्ठी यानी कि छठवीं विभक्ति को छठवीं को बोलते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही होगा, गिनती तो आपको जानते ही होंगे संस्कृत वाली। तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। मत्या, 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 मत्य,
और मत्य। तो इसमें कौन सा है हमारा जो सही हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर आ की मात्रा आएगी। ठीक है, किसकी मात्रा आएगी? आ की मात्रा आएगी और उसमें भी विसर्ग लगा होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मति शब्द का जो षष्ठी विभक्ति है, व्याख्या ही देख लेते हैं। मति शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों रूप दे रखे। मत्या, मत्यो, मती नाम। ठीक है, मत्या रूप तृतीय विभक्ति का होगा जिसमें विसर्ग नहीं है और एक वचन में होगा। मत्य है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा। मते ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा याद रख लेना। मति, गुरु, ठीक है, और जैसे युष्मद वाले जगत, पितृ, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। राम का, बालक का, ये आपको अच्छे से एक बार शब्द रूप याद करने पड़ेंगे और एक याद हो जाए तो उसके ही मिलते जुलते से ही शब्द होते हैं, फिर पहचान में आ जाते हैं। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बताना है। त्वयि, त्व, त्वम, त्वत्। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरी व्याख्या दे रखी है। इसमें वैसे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तब। अब यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ये मैं बता देती हूँ। युष्मद का अर्थ होता है तू। युष्मद का अर्थ क्या होता है? तू होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युव्याम। ये तीनों सब में एक जैसे होते हैं तो बहुत इजी भी होते हैं। ठीक है, और इसमें सब में छोटी की मात्रा ही लगती है और विसर्ग लगता है, मोस्टली सब में लगता है। ठीक है, और इसमें युष्मभ्यम, ठीक है, युष्मत इसमें आ रहा है, और नहीं तो ये चतुर्थी और पंचमी में दोनों में ये भ्यम ही लगता है मोस्टली सब में। ठीक है, त्वत, तब, युवा, युष्माकम। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, मैं भी अपने हिसाब से याद करती हूँ लेकिन शायद आपको ठीक से याद नहीं करवा पाऊंगी, आप याद कर लेना। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा? आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप बताना है। आत्माभ्याम, आत्माभ्याम, आत्मानम या आत्मनो। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का पूछ रहा है। तो चतुर्थी विभक्ति आप जानते हैं, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्ति में भ्याम होता है। ठीक है, आत्माभ्याम, आत्मभ्याम। तो यहाँ पर देखो आ की मात्रा नहीं दे रखी, यहाँ पे आ की मात्रा दे रखी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आत्माभ्याम, ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। युष्मत शब्द का तृतीया में एक वचन क्या होगा? तो इसको मैं अभी ऊपर आपको बता दिया है। युष्मत शब्द का तृतीया में एक वचन होगा त्वया। ठीक है, क्या होगा? त्वया। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? आज की क्लास में हमारे 30 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हर जो टॉपिक है उससे मैंने यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन जरूर रखे हैं जो संस्कृत व्याकरण में आते हैं, है ना। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल भी रहेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी टाइम है टीजीटी पीजीटी में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा संस्कृत को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संस्कृत साहित्य की मैंने क्लास करवाई, उसको देख लेना, उतना शायद आपके लिए 99% काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, तो जो अब तक के क्वेश्चन पेपर देखें उसके हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा बस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी हिंदी के लिए, तो मेरे मतलब जो चैनल का ऐप है, शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या फिर मैं उसके लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको अभी शुरुआत है, 2 ही दिन हुए हैं ऐप को बने हुए। ठीक है, तो अभी शुरुआत है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह हैं जो उपलब्ध हो जाएंगे। अभी मैंने वहाँ पर नोट्स डाले हैं यूनिट 6 से लेकर के 10 तक। ठीक है, यूनिट 6 से लेकर के 10 तक यूजीसी नेट में जो लगते हैं, एमपी सेट और एचपीएससी तीनों के सिलेबस में आते हैं वो, और उनको आप ले लेना। ई बुक बनाई है और केवल 179 रुपीज़ की है। ठीक है, 179 रुपये में आप कुछ पता नहीं कहाँ खर्च कर देते होंगे एक दिन में ही, है ना। आजकल के तो बच्चे 100 रुपये के चॉकलेट खा जाते हैं, तो आप उनको ले लीजिएगा, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी हेल्प तो हो ही जाएगी। मेरा मत सोचिए, आप अपना सोचिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियोस डाल दी हैं, उसमें थ्योरी बेस्ड डाल दी हैं,
यूनिट 10 रह गई है बस, उसको भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, है ना। वो थोड़ी पुरानी रिकॉर्ड वीडियो थी लेकिन अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, है ना। आपके लिए सफिशिएंट है इतना पढ़ना थ्योरी को। और बाकी मैं उसमें प्रैक्टिस सेट भी 15 प्रैक्टिस सेट आपको 50-50 क्वेश्चन के करवाऊँगी। और इसके अलावा जो MCQ होंगे वो तो मैं करवाऊँगी ही, ठीक है। तो पूरी तैयारी आपकी 199 रुपीज़ में हो जाएगी। उसमें से जो 199 में मैंने उसका जो प्राइस है वो रखा है, सबसे कम है पूरे यूट्यूब पर। उसमें आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, थ्योरी, MCQ, PYQ सभी, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और अभी HPSC के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है 1 जून को, उसके लिए भी जल्दी ही मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो तैयार आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप बताना है यहाँ पर पट धातु का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे धातु रूप आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष के एक वचन का पटसी होता है। क्या होता है? पटसी। देखते हैं अगर थोड़ा बहुत इसकी व्याख्या हो तो। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा पटसी, जबकि पठती प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, पठंती प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है, पठामी उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, ठीक है। इनको याद कर लेना, पट धातु को आप जरूर याद कर लेना। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। लंग वैसे ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये ऐसे लिख रहा है इसमें, लंग लकार और विधिलिंग, विधिलिंग लकार, ठीक है। तो तिष्ठति धातु रूप लट लकार में लट लकार का क्या है? ये लकार है, ठीक है, लट लकार है इसमें। तिष्ठति धातु रूप में लट लकार है, लट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं आगे। तिष्ठति धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसकी मूल धातु है स्था, इस जिसका यह परस्मयी पद का रूप है। अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या फिर लिरट लकार। अपिवत धातु रूप में लकार बताना है आपको, तो ये पा धातु, ठीक है, पा या पिव धातु का क्या है? लंग लकार है। इसमें कौन सा लंग लकार है? लंग लकार हमेशा अ से शुरुआत होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। और ये पास्ट का होता है, मतलब भूतकाल में। वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है? वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है ये बताना है, तो इसमें है लट लकार, ठीक है, लट लकार है इसमें। ये आपको लकार याद करने पड़ेंगे, है ना। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये बताना है। ये लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग ये जो दे रखे होते हैं आपको, इनको काल, ये काल है और काल के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में आप जोड़ करके याद कर सकते हो। तो लोट लकार भूतकाल, वर्तमान काल, आज्ञा व आशीर्वाद देने के लिए, चाहिए के अर्थ में होता है। तो जो लोट लकार है ये आज्ञा व आशीर्वाद देने के लिए, है ना, इसका अर्थ में, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। लोट लकार आज्ञा, आशीर्वाद, प्रार्थना एवं उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि भूतकाल के लिए लंग लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार, भविष्यत काल के लिए लिरट लकार होता है और चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार होता है, ठीक है। ये पांचों जो रूप हैं इसके धातु रूप, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रामेन बानेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम कर्णम इति सूत्र से गतार्थता कस्मिन पदे विद्यते। रामेन बानेन हते बाली, रामेन बानेन हतो बाली, राम ने बाण से किसको मारा? बाली को मारा। तो यहाँ पर हमें बताना है इसमें कौन सा क्या, कौन सा पद है जो क्या होना है? इत्यत्र साधकतम कर्णम इति सूत्र से, इसमें करण पद में कौन सा क्या है? कारक बताना है, ठीक है। रामेन बानेन हते बाली, तो देखो करण जो कारक है इसमें, तो किसमें है ये? बानेन, बाण से मारा है। किससे मारा है? साधक तम, यानी कि किस साधन का इसमें प्रयोग किया गया है? कर्णम, ठीक है। करण का साधन कौन सा है? आप जानते हो जो करण कारक होता है, जैसे राम ने रावण को बाण से, है ना, बाण से जिस साधन का प्रयोग किया जाता है जिसमें वो होता है करण कारक, ठीक है। तो बाण से मारा है ना, बाण से, तो ये बानेन जो पद है इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक, ये साधन के लिए यूज किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
रामेन बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम, ये पढ़ लेना। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है, मतलब क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो हमें कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है, ठीक है, उसे करण कहते हैं। करण तथा भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, भी याद रख लेना है। आगे देखते हैं यस्य च, यहाँ पर आपको फिलअप दे रखा है खाली स्थान, इसको भरना है। भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यति पूर्यतु, ठीक है। इसमें कर्मणा कर्णेन भावेन उपकरणेन, इसमें कौन सा जो शब्द है वो वहाँ पर भरा जाएगा, तो यह आ जाएगा भावेन, ठीक है। यस्य च, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया, जब एक क्रिया समाप्त होती है तब दूसरी क्रिया होती है, ठीक है। और ये किसका होता है, सप्तमी विभक्ति या फिर अधिकरण कारक में ये होता है। जैसे कि सूर्य उदिते जना कार्य कुर्वन्ति, सूर्य उदय होने के बाद लोग कार्य करते हैं, ठीक है। सूर्य उदित, जब सूर्य उदय हो जाता है तभी तो लोग बाग अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अधिकरण कारक होता है इसमें, और ये सप्तमी विभक्ति होती है। ब्रह्मांड प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र, ठीक है। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्राह्मण मत पढ़ लेना, इसको देखेंगे आगे। प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ पर अपादानम कस्मिन पदे वर्तते, इसमें अपादान किस पद में है, ब्रह्मांड प्रजा प्रजायन्ते अजायन्ते, तो इसमें से कौन सा पद है जिसमें क्या है, अपादान कारक है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मा से प्रजा की क्या होती है, प्रजा के पालक कौन है, ब्रह्मा है, या ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति होती है। अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव होना, ठीक है। जहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा होती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। आगे देखते हैं अभिनिविशश्च, ये सूत्र किसका है, करण कारक का है, कर्म कारक का है, संप्रदान कारक का है, या फिर अपादान कारक का है, इसमें किसका ये सूत्र है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्म कारक। ये सूत्र इस तरीके से छोटे छोटे सूत्र हैं जो संस्कृत के कारकों के बनाए गए हैं, इनको आप जरूर याद रख लेना, ऐसे संधियों में भी मिलते हैं, है ना। अभिनिविशश्च, ये सूत्र किसका है, तो ये कर्म कारक का है। देखते हैं अभिनिविशस्य, अभि तथा नि उपसर्ग, इसमें अभि उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं। जब एक साथ विस धातु के साथ आते हैं तो उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है ना। जैसे अभिनिविशते सन्मार्गम, यहाँ क्रिया का आधार सन्मार्ग कर्म संज्ञक है, ठीक है। येनांग विकार, ये सूत्र किसका है, येनांग विकार सूत्र किसका है, और ये बात बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। करण कारक का कर्म संप्रदान अपादान, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा करण कारक का है, ठीक है, कर नहीं बल्कि करण, करण कारक का ये सूत्र है, इसको देख लेते हैं। येनांग विकार, सूत्रानुसार जिस अंग के विकार युक्त होने पर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का विकार बतलाया जाए उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षना काना, एक आंख से काना, ठीक है, एक आंख से काना है, इसका मतलब उसके पूरे शरीर में ही कहीं ना कहीं विकार बताया जा रहा है कि वो काना है, ठीक है। उसका शरीर चाहे कितना भी अंग बढ़िया हो, लेकिन एक अंग खराब है तो इसका मतलब सब में विकार है। रामे गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। राम हिंदी अनुवाद के यहाँ पर अब आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। उम्मीद है कि आपको थोड़े बहुत तो समझ में आ ही जाएंगे। राम गृहम गच्छति, इस शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, आता नहीं है, गच्छ का मतलब तो जाना ही होता है, ठीक है, ये गच्छ धातु का है। तो ये आपको विभक्तियाँ मैं बोल रही हूँ बार बार, शब्द रूप और धातु रूप जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो राम गृहम गच्छति, राम घर को जाता है या घर जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। गांव के चारों ओर, आगे मैं व्याख्या आपको बता दूंगी सबकी। गांव के चारों ओर जल है, गांव के चारों ओर जल है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कौन सा सही है। ग्रामम
ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामम परितः जले अस्ति। देखो चहु दिशा दे रखा है यहाँ पर, चहु दिशासु, चहु दिशा का मतलब भी चारों ओर होता है, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा परितः वाला। ठीक है, ग्रामम, ग्राम के, गांव के चारों ओर जल है। ठीक है, गांव के चारों ओर क्या है, जल है। अगर आपको विभक्ति या फिर शब्द रूप यहाँ पर याद होंगे तो आप इजीली इनको कर ले जाओगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। गांव के चारों ओर क्या है, जल है। देखते हैं इसको थोड़ा सा। अभित, अभित परित समयानिक्साहा प्रति योगे अपि। इससे अभित, अभित का मतलब होता है सब ओर, परित का मतलब होता है चारों ओर, समया का मतलब होता है समीप, निक्सा का मतलब भी समीप होता है, हा या प्रति का मतलब होता है और, तरफ। शब्द जिस शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उपर्युक्त वाक्य में चारों ओर, चारों ओर यानी कि परितः शब्द गांव के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है ग्रामम, ये याद रख लेना। विद्यालम निक्सा जलाशय अस्ति। अभी हमने निक्सा का मतलब देखा था तो समीप पढ़ा था ना। विद्यालय के समीप क्या है, जलाशय है, तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। निक्सा का मतलब होता है, देखो जो संस्कृत व्याकरण या संस्कृत साहित्य आपके उसमें पूछा जाएगा ना टीजीटी पीजीटी में, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता, तो इससे आप ना डरें, है ना। पेपर में जब आप इतनी तैयारी कर ही रहे हो हिंदी की, तो थोड़ा सा संस्कृत को भी रिवाइज जरूर कर लेना। मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे ऐप के लिए भी काम करना होता है और यूट्यूब के लिए भी काम करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। अदरवाइज़ मैं इसकी एक क्लास आपकी डेली करवा देती, चाहे 10-10 प्रश्न करवाती, है ना। फिर भी कोशिश करूँगी कुछ दिन आपको 10-15 दिन पेपर से पहले थोड़ा बहुत मैं संस्कृत करा दूँ। ठीक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचेन, नीचई। इसमें कर्ता कौन है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई, इसमें कर्ता पूछा है मध्यमा, मध्या, उत्तमा, नीचई, साधारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसमें हमारा कर्ता कौन है, तो नीचई, इसमें कर्ता कौन है, नीचई है। देखते हैं कैसे है। प्रारभ्यते ना खलु, ये अर्थात नीच या दुष्ट पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक है, नीचई का मतलब क्या है, नीचई का मतलब है नीच या दुष्ट पुरुष। विघ्न के भय से, विघ्न यानी कि आगे संकटों के भय से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं, है ना भाई। जरूरी नहीं है कि वो आदमी नीच या दुष्ट ही हो, बल्कि कमजोर भी हो सकता है, दिल का कमजोर भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, या फिर कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जिनसे डरना बहुत जरूरी भी होता है ना। पूरे हर किसी चीज के बारे में सोचना पड़ता है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद बताना है। छात्रई, है ना, सब में छात्रई दे रखा है तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द्वई, इसमें पुस्तक आ रहा है और इसमें अक्रीणात। ठीक है, तो पुस्तकें खरीदी, इससे आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी बताया था आपको। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, तो इसका सही संस्कृत अनुवाद हो जाएगा छात्रई दौ, है ना। दई नहीं होता, दई गलत है, दई नहीं होता, इसका होता है दौ। ठीक है, क्या होता है, दौ पुस्तकौ क्रीतः, 2 पुस्तक खरीदी, 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, क्रीतः, क्रीतः इसका सही हो जाएगा। छात्र ने 2 पुस्तकें, यहाँ पर देख लीजिए उक्त वाक्य द्वितीय विभक्ति भूतकाल में है, इसलिए खरीदी क्रिया के लिए क्रीतः का प्रयोग हुआ है। विकल्प के अंतर्गत पुस्तकौ शब्द ही पर्याप्त है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर ग्रामे परितः वृक्षा संति, इसका मतलब अर्थ यहाँ पर दे रखा है कि गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। ठीक है, अब उसके लिए ये हिंदी अनुवाद बताया मैंने, लेकिन इसका सही वाक्य हमारा कौन सा बनेगा। गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, परितः तो सब में दे रखा है ना, जिससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। अभी यही तो हमने पहले में पढ़ा था, गांव के चारों ओर जल है, उसमें भी ग्रामम आया था। ठीक है, वृक्षा संति, और संति किसके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए। संति का मतलब होता है और अस्थि का मतलब होता है। ठीक है,
तो ये इसमें अंतर आ गया, अदरवाइज ये भी सही हो जाता। वह स्नान करके जाती है, वह स्नान करके जाती है वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? वह स्नान करके जाती है, वह सबसे पहले तो स्त्रीलिंग में है और इसके लिए सा का प्रयोग होता है, और अगर ये लड़के के लिए होता तो स आता, जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं ना शी और ही, ठीक है, वो चीज़ें इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सा लड़कियों के लिए आता है और स लड़कों के लिए आता है, ठीक है, ही और सी का अर्थ है ये। सा स्नानम कृत्वा गच्छति, करके जाती है। बताइए सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद, भाई इसके बाद ना 2 क्वेश्चन और हैं तो जाइएगा मत, ठीक है। इस वाक्य का सही अनुवाद क्या होगा? सा स्नानम कृत्वा गच्छति, कौन सा होगा? गच्छति सही होगा, ठीक है। सा स्नानम कृत्वा गच्छति, इसमें से गच्छति सही है, जाती है, ये किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। नमो भगवंतम वासुदेवम, नमो भगवंतम वासुदेवम, इस वाक्य का शुद्ध रूप ज्ञात करना है। इसको तो आप इजीली वैसे भी कर लोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये हम बहुत बार अपने घर में, ये मंत्र है भगवान विष्णु जी का, और इसको हम पढ़ते भी हैं, रटते भी हैं, याद भी करते हैं, मतलब बोलते ही रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नमो भगवंतम वासुदेवम, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वगालम वसंग, वसंग योगाच सूत्र से नमः के योग में, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए नमः के योग में भगवान वासुदेव में चतुर्थी विभक्ति होकर भगवते वासुदेवाय हो जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रही, जब तक आपके विभक्ति या फिर शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होंगे आप इनको नहीं कर पाओगे ठीक से। राम से धन स्वीकार करो, इत्यस्य संस्कृतानुवाद अस्ति, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? राम से धन स्वीकार करो, जिसमें कोई वस्तु अलग होती है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक वहाँ पर होता है, और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। और पंचमी विभक्ति में राम का कौन सा शब्द होता है? पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो ये होता है रामात, कौन सा होता है? रामात, रामात धनम स्वीकरोतु, ठीक है, स्वीकार करो यानी कि स्वीकरोतु, स्वीकरोतु सभी में दे रखा है ना। तो यहाँ पर रामात धनम स्वीकरोतु, राम से धन स्वीकार करो, राम से तो धन अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी, और काफ़ी कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। और ऐप को ज़रूर डाउनलोड एक बार आप कर लीजिएगा, और वहाँ से देख लेना जो भी आपके काम की चीज़ें हों। अभी मैं धीरे धीरे उसमें डालूंगी, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अभी 2 दिन हुए हैं तो 2 चीज़ मैंने डाल दी हैं उसमें। UGC नेट हिंदी के लिए यूनिट 6 से 10 तक आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको तैयार हुआ मिलेगा एकदम क्रीमी लेयर में, ठीक है। क्रीम आपको मिल जाएगी, अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे। यूनिट 6 से 10 तक मैंने इतनी अच्छी जो बुक है वो तैयार की है, ठीक है, उसको आप ज़रूर पढ़ लेना। और यूनिट 1 से 5 तक की भी हम क्लास हैं जो करेंगे, ठीक है। नोट्स बन गए तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हो, और वो भी एकदम लो, मतलब जितने में आप 1-2 चॉकलेट खा जाते होंगे ना, उतने में आप ले सकते हो। ओके, धन्यवाद।